आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो असल में हम में से हर किसी की जिंदगी को सीधे तौर पर छूता है। बिल्कुल। और बहुत गहराई से छूता है। हाँ। तो आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण जो द सिंपल पाथ टू वेल्थ के विचारों को खंगालता है। जी, और हमारा मिशन आज एक बहुत ही कड़वे सच से पर्दा उठाना है। अगर हम देखें तो बचपन से ही हमारे समाज में एक सेट पैटर्न सिखाया जाता है। अच्छे स्कूल जाओ, खूब पढ़ाई करो। हाँ, एक बढ़िया सी नौकरी पाओ और बस जिंदगी सेट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब महीने की पहली तारीख को वो मेहनत की कमाई बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है तो उस पैसे का करना क्या है, उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाना है, ये बात कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता। नतीजा ये होता है कि लोग ताउम्र सिर्फ गधों की तरह मेहनत करते रह जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो बात यह है कि समाज हमें मेहनत करने की एक पूरी चेकलिस्ट तो थमा देता है। सही कहा। लेकिन सैलरी आने के बाद जो एक खाली पन्ना बचता है, उसे सही तरीके से कैसे भरना है, ये कोई नहीं बताता। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि ये कितनी अजीब बात है। बिल्कुल। और यही वो जगह है जहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। लोग बिना किसी सही दिशा के बस भागते रहते हैं। अगर हम आज के इस स्रोत सामग्री के नजरिए से देखें तो अमीर बनना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। हाँ, वो फिल्मों वाला मैजिक। एकदम। फिल्मों और टीवी शोज ने हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी है कि वेल्थ क्रिएशन का मतलब है किसी एक दिन कोई बहुत बड़ा रिस्की फैसला लेना, या कोई रातों रात चलने वाला टेक स्टार्टअप शुरू कर देना। हाँ, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। संपत्ति बनाना एक बहुत ही बोरिंग, साधारण और अत्यधिक अनुशासित प्रक्रिया है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि लोग अपनी समझ या बुद्धि की कमी की वजह से पैसा नहीं गंवाते। तो फिर किस वजह से गंवाते हैं? वे पैसा गंवाते हैं अपनी ही भावनाओं की वजह से, खासकर अपने डर और लालच की वजह से। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ये जानने से कहीं ज्यादा जरूरी ये जानना है कि पैसों के मामले में इंसान का खुद का दिमाग कैसे काम करता है। डर और लालच वाली ये बात मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करती है। इस स्टडी में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, एक बीज और पेड़ का। वो बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? जिस तरह अगर कोई इंसान एक बीज बोता है तो वो रातों रात पेड़ नहीं बन जाता। अगर कोई उस बीज को रोज थोड़ा थोड़ा पानी दे तो कई सालों बाद जाकर वो एक मजबूत और विशाल पेड़ बनता है। बिल्कुल। असली वेल्थ या संपत्ति भी बिल्कुल इसी तरह बनती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर इन्वेस्टिंग सिर्फ शांति से बीज बोकर इंतजार करने जैसा है तो फिर हम रोज लोगों को स्टॉक मार्केट ऐप्स पर लाल हरे चार्ट्स घूरते और पागलों की तरह ट्रेनिंग करते क्यों देखते हैं? क्योंकि लोगों को थ्रिल चाहिए होता है। वही तो, अगर ये इतना ही आसान और बोरिंग है तो लोग इसमें इतना एक्शन क्यों ढूंढते हैं? मैं समझाता हूँ। इंसान के दिमाग को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की आदत होती है। लोगों को लगता है कि अगर वे रोज कुछ खरीद बेच नहीं रहे हैं तो वे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एक खालीपन सा लगता होगा। हाँ, और जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है, हर तरफ न्यूज में स्टॉक मार्केट की बातें हो रही होती हैं। पार्टियों में लोग एक दूसरे को टिप्स दे रहे होते हैं। बिल्कुल। तब इंसान के अंदर लालच पैदा होता है। वो अत्यधिक एक्साइटमेंट में आकर अपना सारा पैसा डाल देता है। और जैसे ही मार्केट में कोई क्रैश आता है, न्यूज चैनल लाल रंग के ग्राफिक्स के साथ डराने लगते हैं। डर के मारे अपना सारा पैसा घाटे में निकाल लेता है। मार्केट को टाइम करने की ये जो कोशिश है, यानी सस्ते में खरीदने और महंगे में बेचने की जो टाइमिंग पकड़ने की जिद है, वो असल में वेल्थ क्रिएटर नहीं बल्कि सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। मतलब संपत्ति नाशक। एकदम सही। इस मटेरियल के अनुसार टाइमिंग द मार्केट से कहीं ज्यादा जरूरी है टाइम इन द मार्केट, यानी अपनी भावनाओं को दरवाजे के बाहर छोड़कर अपने प्लान पर टिके रहना। और यहीं पर कंपाउंडिंग का वो जादुई कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में सब बात तो करते हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग उससे अपनी जिंदगी में देख पाते हैं, क्योंकि लोग इंतजार नहीं कर पाते। हाँ, स्रोत में कंपाउंडिंग को लेकर जो बात कही गई है वो मुझे थोड़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि अक्सर जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो लोग कहते हैं कि महीने के आखिर में घर का खर्च और EMI देने के बाद कुछ बचता ही नहीं। ये तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो फिर लोग इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करें? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी गलती है। वेल्थ बनाने का सबसे पहला और बुनियादी नियम है, पहले खुद को पे करो, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहला कट अपना होना चाहिए। बिल्कुल। इन्वेस्टिंग कभी भी महीने के अंत में बचे हुए या एक्स्ट्रा पैसे से नहीं होती। ये एक प्रायोरिटी का खेल है, एक प्रायोरिटी है।
इसका मतलब ये है कि जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले उसका एक तय हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए और फिर जो पैसा बचे उससे महीने भर के खर्चे एडजस्ट करने चाहिए। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। हाँ, और शुरुआत में जब कोई पैसा जमा करता है तो कंपाउंडिंग की प्रक्रिया बहुत धीमी और सच कहें तो काफी बोरिंग लगती है। पहले कुछ सालों में तो नंबर्स देखकर लगता ही नहीं कि कुछ खास बदलाव हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे पैसा बस वहीं का वहीं अटका हुआ है। लेकिन 10 या 15 साल बाद यही बोरिंग प्रक्रिया जादुई तरीके से एक्सपोनेंशियल हो जाती है। ग्राफ एकदम से ऊपर की तरफ भागने लगता है। बिल्कुल, यानी आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। यही वो अनुशासन है जो इंसान को लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम निवेश और सिस्टम की बात करते हैं, लोग अक्सर घबरा जाते हैं। शेयर बाजार के नाम से ही डरते हैं लोग। हाँ, उन्हें लगता है कि शेयर बाजार कोई बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स चीज है। ऐसा लगता है जैसे फाइनेंस की दुनिया में हर कोई ना कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी बेचना चाह रहा है। ये मल्टी बैगर स्टॉक ले लो, वो फ्यूचर्स इन ऑप्शंस कर लो, जो कि असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो लोग इस जटिलता के पीछे क्यों भागते हैं? मैं ये सोच रही थी कि क्या सच में अमीर बनने के लिए किसी फाइनेंस जीनियस होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। असल में फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत सारा पैसा इसी बात से कमाती है कि वे चीजों को आम इंसान के लिए बहुत जटिल बनाकर पेश करें। अच्छा, तो ये जानबूझकर किया जाता है? जाहिर है, अगर वो कहेंगे कि इन्वेस्टिंग बहुत आसान है तो फिर लोग महंगे एडवाइजर्स को भारी भरकम फीस क्यों देंगे? लोग जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स या होशियार बनने की कोशिश करते हैं, वे उतना ही ज्यादा पैसा गंवाते हैं। और यहीं पर इंडेक्स फंड का विचार सामने आता है, जो इस पूरी स्टडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझें, मान लीजिए कि किसी को फाइनेंस का फ भी नहीं आता, तो ये इंडेक्स फंड असल में क्या होता है और ये किसी एक बेहतरीन कंपनी का शेयर चुनने से बेहतर कैसे हो सकता है? मैं इसे बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे देश के शेयर बाजार में टॉप की 50 सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं। ठीक है। अब एक आम इंसान के लिए ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि अगले 10 सालों में इन 50 में से कौन सी एक या दो कंपनियां सबसे ज्यादा मुनाफा कमाएंगी। वो तो शायद किसी एक्सपर्ट को भी नहीं पता होता। बिल्कुल सही कहा। तो अगर कोई किसी एक कंपनी पर दाव लगाता है और वो डूब जाती है तो उसका पैसा भी डूब जाएगा। रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इंडेक्स फंड्स क्या करते हैं? वे उस पैसे को किसी एक कंपनी में लगाने के बजाय उन सभी 50 टॉप कंपनियों में थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। ओह, तो रिस्क भी बढ़ गया। एकदम। इसका मतलब है कि कोई घास के ढेर में से सुई ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसने पूरा का पूरा घास का ढेर ही खरीद लिया है। ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। सुई मत ढूंढो, पूरा ढेर ही खरीद लो। हाँ, इसमें किसी एक कंपनी को चुनने का कोई थ्रिल नहीं है, कोई रातों रात करोड़पति बनने का सपना नहीं है, या पूरे मार्केट सिस्टम की कलेक्टिव ग्रोथ पर भरोसा करना है। लेकिन रुकिए, अगर इंडेक्स फंड्स में पूरे मार्केट को खरीदा जा रहा है तो रिटर्न भी तो बिल्कुल एवरेज ही मिलेगा ना? फिर लोग मार्केट को बीट करने के पीछे क्यों भागते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सच तो यह है कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और एक्टिव फंड मैनेजर्स भी 15-20 सालों के लंबे समय में पूरे मार्केट को यानी इंडेक्स को लगातार बीट नहीं कर पाते। मतलब जो लोग दिन रात यही काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते? ज्यादातर मामलों में नहीं। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है फीस का, जो कि अक्सर छिपी होती है। हाँ, जब कोई किसी एक्टिव फंड में पैसा लगाता है जहां कोई मैनेजर उनके लिए स्टॉक्स चुन रहा है, तो वो अपनी फीस लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये 1.5 से 2% तक हो सकती है। सुनने में तो 1 या 2% बहुत कम लगता है। सुनने में लगता है, लेकिन 20-30 सालों में ये छोटी सी फीस कुल संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती है। बाप रे। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड्स को कोई इंसान मैनेज नहीं करता, वो एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम से चलते हैं, इसलिए उनकी फीस ना के बराबर होती है। सिंप्लिसिटी या सरलता का मतलब आलस्य नहीं है, इसका मतलब क्लैरिटी है। ये सरलता ही इंसान को बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करने और पैनिक करने से बचाती है। चलो, ये बात तो समझ आ गई कि एक सिंपल सा इंडेक्स फंड लिया, उसमें हर महीने पैसे डाले और उन्हें लंबे समय के लिए छोड़ दिया। लेकिन क्या फायदा अगर वो सारा रिटर्न महीने के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में ही चला जाए? ये तो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है ना? क्योंकि इस स्रोत का अगला हिस्सा एक बहुत ही कड़वी और आम सच्चाई पर बात करता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आज के समय में होता क्या है कि जैसे ही किसी का इंक्रीमेंट होता है या नई नौकरी लगती है, वो पुरानी गाड़ी बेचकर तुरंत एक नई और महंगी गाड़ी EMI पर ले आता है। सोशल मीडिया पर एक होड़ मची है। दूसरों को दिखाने की होड़। हाँ,
शर्मा जी के बेटे ने आईफोन लिया है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। ये दिखावे की जो रेस है वो इंसान की सारी मेहनत को निगल रही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग पैसा कम कमा रहे हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि लोग अपनी असलियत से ज्यादा अपनी इमेज और दिखावे पर खर्च कर रहे हैं। इस स्टडी में लिविंग बिलो योर मीन्स यानी अपनी हैसियत से कम में जीने पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान बस कंजूसी करता रहे। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान कंजूसी से जिए या हमेशा फटे कपड़े पहने और अपनी इच्छाओं को मार दे। इसका असली मतलब है कॉन्शियस या जागरूक होकर जीना। कॉन्शियस स्पेंडिंग। हाँ, ये समझना कि कौन सा खर्च सच में जीवन में खुशी या वैल्यू जोड़ रहा है और कौन सा खर्च सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है। कि अरे सिर्फ 5,000 रुपए महीना ही तो देना है, मैं ये आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो EMI अफोर्डेबिलिटी का माइंडसेट है, ये कितना खतरनाक है? ये एक बहुत बड़ा जाल है। जब कोई व्यक्ति लोन या EMI पर कोई महंगी चीज खरीदता है तो वो असल में अपने भविष्य की आमदनी को गिरवी रख रहा होता है। मतलब अपने फ्यूचर के पैसे आज ही खर्च कर रहा है। बिल्कुल। ये चीजें आज का आराम तो दे देती हैं, लेकिन कल की आजादी को पूरी तरह छीन लेती हैं। जब आधी सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही EMI के रूप में बटी हुई होती है तो इंसान हमेशा एक डर में जीता है। वो नौकरी जाने का डर। हाँ, कोई भी अपनी उस नौकरी को नहीं छोड़ सकता जिससे वो नफरत करता है, क्योंकि अगले महीने का बिल भरना है। कर्ज या डेप्ट इंसान के फैसलों को पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है। ये सच में बहुत डरावना है। लोग सोचते हैं कि वे उन महंगी चीजों के मालिक हैं, लेकिन असलियत में वो चीजें उनकी मालिक बन जाती हैं। एकदम सही बात कही। इसी संदर्भ में स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया गया है, मार्जिन या ब्रीदिंग स्पेस। जब किसी की जिंदगी में कर्ज नहीं होता तो उसे ये मार्जिन कैसे मदद करता है? मार्जिन का मतलब है जिंदगी में थोड़ी खाली जगह होना। जब खर्चे कमाई से काफी कम होते हैं और कोई कर्ज नहीं होता तो एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। मान लीजिए किसी की गाड़ी अचानक खराब हो जाए तो वो सिर्फ एक छोटी सी परेशानी होगी, ना कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी जो रातों की नींद उड़ा दे। बिल्कुल। यही मार्जिन इंसान को लॉन्ग टर्म और कैलकुलेटेड फैसले लेने की आजादी देता है। वो डल से फैसले नहीं लेता बल्कि आत्मविश्वास से लेता है। वो कम सैलरी वाली कोई ऐसी नौकरी भी चुन सकता है जहां उसे काम करने में मजा आता हो। यही असली आजादी है। ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तब तक ही अच्छा लगता है जब तक मार्केट ऊपर जा रहा हो और जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा हो। असली टेस्ट तो बुरे वक्त में होता है। बिल्कुल। असली परीक्षा तो तब होती है जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। तो इन सब का क्या मतलब है जब न्यूज़ चैनल्स चीख चीख कर बता रहे हो कि बाजार में हाहाकार, निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे? ऐसी स्थिति में कोई भी आम इंसान डर के मारे अपना पैसा बाहर क्यों नहीं निकालेगा? ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। चैन की नींद कैसे सोई जाए जब किसी का पोर्टफोलियो 30% नीचे गिर चुका हो? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक्सपर्ट्स और इतिहास दोनों हमें ये सिखाते हैं कि मार्केट क्रैश कोई दुर्घटना या डिजास्टर नहीं है। ये इस सिस्टम का एक हिस्सा है, एक रीसेट बटन की तरह। एक रीसेट बटन? हाँ। मार्केट हमेशा रिकवर करता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट केवल कुछ स्क्रीन पे चमकते हुए लाल और हरे नंबर्स नहीं है। ये असल में ह्यूमन प्रोग्रेस यानी मानव प्रगति का रिफ्लेक्शन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंसान की फितरत है हमेशा आगे बढ़ना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। जब तक दुनिया में लोग बेहतर स्मार्टफोन, बेहतर गाड़ियां, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर लाइफस्टाइल की मांग करते रहेंगे, कंपनियां कुछ नया इनोवेट करती रहेंगी और प्रॉफिट कमाती रहेंगी। और जब कंपनियां मुनाफा कमाएंगी तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्रैश के समय पैनिक सेलिंग या डर कर बेचना इस पूरी यात्रा की सबसे महंगी गलती होती है। ये ह्यूमन प्रोग्रेस वाला नजरिया वाकई में सोचने का दायरा बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी एक आम निवेशक के लिए उस पैनिक वाले दौर से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका प्रैक्टिकल समाधान क्या है? कैसे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाए जो इंसान को उस डर के भंवर से बाहर रखे? इसका जवाब एसेट एलोकेशन में छिपा है। एसेट एलोकेशन? हाँ, खास तौर पर स्टॉक्स और बॉन्ड्स के सही संतुलन में। तो अगर हम इसे फिर से बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बॉन्ड्स क्या होते हैं और ये स्टॉक से कैसे अलग है? देखिए, स्टॉक्स वेल्थ बनाने का इंजन है। ठीक है। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स फंड खरीदता है तो वो कंपनियों का मालिक बन रहा है। लंबी अवधि में असली पैसा यहीं से बनता है, लेकिन ये इंजन बहुत अस्थिर या वॉलेटाइल होता है। मतलब कभी बहुत तेज चलेगा, कभी रुक जाएगा। हाँ,
दूसरी तरफ बॉन्ड्स का मतलब है कि कोई सरकार या किसी बहुत बड़ी और सुरक्षित कंपनी को अपना पैसा उधार दे रहा है। एक लोन की तरह। बिल्कुल एक लोन की तरह, जिसके बदले वे एक तय और फिक्स्ड ब्याज देने का वादा करते हैं। बॉन्ड्स बहुत ही बोरिंग होते हैं। इनमें स्टॉक्स जैसी तेजी से पैसा नहीं बढ़ता। तो फिर इन्हें पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये पोर्टफोलियो में एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। अच्छा, यानी जब मार्केट की गाड़ी किसी बड़े गड्ढे में गिरती है तो ये बॉन्ड्स उस झटके को कम कर देते हैं। एकदम सही पकड़ा। बॉन्ड्स का मुख्य काम सबसे ज्यादा रिटर्न देना नहीं है, बल्कि निवेशक को उस भावनात्मक रोलर कोस्टर से बचाना है जो उसे डर के मारे अपना निवेश बेचने पर मजबूर कर सकता है। जब चारों तरफ पैनिक हो। हाँ, जब मार्केट 40% गिरता है तो बॉन्ड्स नहीं गिरते, वे स्टेबिलिटी देते हैं। और इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स का ये संतुलन उम्र के साथ बदलता रहता है। उम्र के साथ कैसे? मैं समझाता हूँ। जब कोई इंसान 25 या 30 साल का होता है तो उसके पास अपनी गलतियों और मार्केट क्रैश से रिकवर करने के लिए दशकों का समय होता है। इसलिए वो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का हिस्सा ज्यादा रख सकता है, जैसे 80 या 90%। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मान लीजिए कोई 55 साल का है और रिटायरमेंट के करीब है, तो वो ये रिस्क नहीं ले सकता कि मार्केट गिरे और उसकी जीवन भर की कमाई आधी रह जाए, क्योंकि तब रिकवर करने का समय नहीं होगा। सही कहा। इसलिए वो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स का हिस्सा बढ़ा लेता है। ये डाइवर्सिफिकेशन टफ टाइम्स में रातों की नींद उड़ने नहीं देता। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटे तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि वेल्थ बनाना कोई बहुत बड़ा रहस्य या जटिल गणित का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से अनुशासन, धैर्य और क्लैरिटी का परिणाम है। सही नॉलेज और सिंपल कदम ही असल में इंसान को फाइनेंशियल आजादी तक ले जाते हैं। और यही इस किताब का मुख्य संदेश भी है। जी, और आज की चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि फाइनेंशियल आजादी का असली मतलब सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है चॉइस होना। ये आजादी होना कि पैसा किसी के जीवन के फैसले कंट्रोल ना करें, बल्कि पैसा उसे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की ताकत दे। हमारे सुनने वालों के लिए यहाँ सबसे बड़ा संदेश ये है कि इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा एसेट कोई स्टॉक, म्यूचुअल फंड या गोल्ड नहीं है। तो क्या है? सबसे बड़ा एसेट है समय या टाइम। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्ट करना है या नहीं, या मार्केट अभी कैसा चल रहा है। असली सवाल ये है कि शुरुआत कब हो रही है। जितनी जल्दी इस सही और सरल दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे, भविष्य उतना ही आसान और सुरक्षित होगा। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल ज़हन में आता है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। वो क्या? अगर स्टॉक मार्केट वाकई में मानवीय प्रगति, इनोवेशन और हमारे बेहतर होने की इच्छा का ही एक आईना है, और इतिहास गवाह है कि ये हर भयंकर क्रैश और विश्व युद्ध जैसी स्थितियों के बाद भी हमेशा वापस उठा है। वापस तो उठा है। तो क्या मार्केट के गिरने पर डर कर अपना पैसा बाहर निकाल लेना असल में इंसानी जज्बे और हमारे भविष्य की प्रवृत्ति के खिलाफ दांव लगाने जैसा नहीं है? क्या हम खुद अपनी ही तरक्की पर शक नहीं कर रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या कमाल का विचार है। ये वाकई में मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय और कुछ और चौंकाने वाली जानकारियों के साथ। तब तक सीखते रहिए, जागरूक रहिए और आगे बढ़ते रहिए।